मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूक माटी जैसा कि हमारा विषय है, जिसमें कि माटी की जीवन कथा है, कैसे वह पतित से पावन बनती है। ठीक। अभी तक हमने क्या क्या देखा? सोफार हमने देखा कि किस तरह से जो सरिता तट की माटी है ना, और उसके रियलाइजेशन में ये आ रहा है कि अब उसे ऐसा जीवन और नहीं चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जैसे हैं उस चीज का हमें रियलाइज हो, संसार में दुख है ये रियलाइज होना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सुख की खोज इसी संसार में करते रहते हैं। संसार दुखमय है ये हमारी बिलीफ सिस्टम में नहीं आ पाता। तो जो माटी है उसके बिलीफ सिस्टम में ये आ गया कि वो जैसा जीवन उसका है अब उसे वैसा नहीं चाहिए, उसे पद दलिता नहीं बनना है, उसे अपना कल्याण करना है। तो कैसे होगा करके उसने धरती धारणी धरती माँ से गुहार की, अपनी व्यथा सुनाई। तो उस पर माटी धरती माँ ने उसको क्या कहा, उसको बहुत सारा कुछ समझाया, उसको उसकी सत्ता जो कि शाश्वत है उससे परिचय कराया, है ना। पहले ये समझो कि जो तुम हो वो रियलिटी में नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारे कर्मों का खेल है ना। कार्मिक कथन हमें यहाँ पर बताया गया। फिर हमें संसार जब बताया तो चार्मिक कथन, है ना, चार्मिक चमन है, चार्मिक वतन है, ऐसा बताया कि ये सब संचारम का संसार है। जितने भी संसारी प्राणी हैं उनके पास शरीर है ना। और सारा का सारा ये संसार किससे चल रहा है, हमारे ममत्व, और हम चाहे तो समता रखकर उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, कार्मिक कथन है। ठीक। तो इस तरह की चर्चा जब धरती और माटी में हुई तब धरती माँ को लगा कि अब इसका जो है, अब इसके यात्रा की शुरुआत हो रही है ना। अब ये सही डायरेक्शन में जा रही है। और जब ऐसा कोई मन बना ले अपने आत्म कल्याण के लिए तो फॉर श्योर उसको गुरु भी मिल जाते हैं। तो धरती माँ जो है उनको ये श्योरिटी है कि जो भी अब तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा गुरु तुम्हें रूप देने के लिए आने ही वाला होगा। बस ये रात्रि जो है तुम्हारी अंतिम रात्रि है। ठीक है। तो ऐसा बताने के बाद अब माटी से इंतजार नहीं हो रहा, वो बस किसी तरह से ये रात बीते और सुबह जो है मेरा रूप बदलने वाला है, मेरी ये जो पर्याय है जिसमें मुझे पद दलिता पैर तले रौंदा जाता है अब और नहीं, है ना। तो ऐसा अगर दृढ़ निश्चय हम भी कर लें, जिसे कहते हैं ना कि देव शास्त्र गुरु पर सच्चा दृढ़ श्रद्धान होना। तो वो क्या है बेसिकली, दृढ़ श्रद्धान अपने सात तत्वों पर दृढ़ श्रद्धान होना। तो हम अपने आप को जीव समझें, है ना। और फिर हम समझे कि हम क्यों संसार में भटक रहे हैं, आश्रव बंध के कारण, अजीव कर्म पार्टिकल्स के कारण हम भटक रहे हैं। कैसे हम संभल सकते हैं, जब हमें कोई गुरु हमें संवर निर्जरा करना सिखा दे, तप करना सिखा दे, है ना। तो हम भी अपने जीवन को सुधार सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आने के बाद अब उस रास्ते पर चलना है, खाली समझ में आने से नहीं होगा, चलना है। ठीक। और जिस तरह का उत्साह उस माटी के अंदर है ऐसा ही कुछ उत्साह हमारे अंदर भी जीवन को लेकर आना चाहिए। जब हमें अपनी रियलिटी समझ में आती है कि हम तो, अरे हम में तो अनंत शक्ति है ना। हमारा ये शरीर बदलता रहता है, ये तो पुद्गल से बना है, मिटेगा जरूर मिटेगा, थोड़े समय के लिए मिला है और छूट जाएगा, है ना। तो समता रखकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक उत्साह अंदर में रहता है। और भी चीजें हमें सिखाई गई कि भले ही हम इस रास्ते पर चलते हैं लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा फिसलन आ जाए, ठीक है ना। लेकिन उससे हमें घबराना नहीं, हमें उन
प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने की कोशिश नहीं करनी, उनको आने देना है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे समता की टेस्टिंग के लिए आती ही आती हैं। अगर हम उनका प्रतिकार करेंगे तो फिर हम एक यात्री नहीं कहला पाएंगे। कंफर्ट जोन में रहकर कभी साधना नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सब हमने अभी तक जाना था। अब माटी क्या सोच रही है कि प्रभात तो मैंने बहुत देखे थे, प्रभात मतलब सुबह, है ना, लेकिन आज जैसा प्रभात, क्योंकि बहुत नया है उसके लिए, पहली बार, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति को कह दिया जाए कि कल से तुम इस राज्य के राजा बनोगे, ठीक है, ये जो सारा राज्य तुम्हें दूर दूर तक दिखाई दे रहा है ना, ये सब तुम्हारा होगा, है ना, और कल सुबह सिपाही आएंगे और तुम्हें राज्याभिषेक के लिए ले जाएंगे। सोचिए कि ऐसे में वो रात्रि शायद उसकी उस जीवन की, उस पर्याय की या उस साधारण जीवन की अंतिम रात्रि होगी। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा कि वो एक नए विश्वास के साथ, एक नई सुबह के साथ आगे बढ़ेगी, है ना। तो एक सेकंड के लिए मैं आपको म्यूट पर डाल रही हूँ ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ऐसी वो मनोदशा उस माटी की हो रही है। उसने ऐसा प्रभात पहले कभी नहीं देखा, उसको इस चक्कर में नींद भी नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं प्रभात कहीं देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और क्या हो रहा है, और क्या दिखा रहे हैं, दिखा उन्हें कि जैसे लालिमा, थोड़ी थोड़ी सी लालिमा आती है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखा। कि क्या लिखा, कि यह अंतिम रात है ना, और पहली बार सुबह होगी उस माटी के जीवन में। ठीक है ना, तो ये भी बहुत सुंदर एक एहसास दिया है कवि ने। कवि ने उस एहसास को कभी महसूस किया होगा, उसके जीवन में भी ऐसी कोई अंतिम रात आई होगी, है ना। जब भी कोई किसी गुरु की शिष्यता स्वीकारता है, उसको पता है कि कल से गुरु उसको रूप देना शुरू करेंगे, है ना। जैसे किसी की दीक्षा होनी है नेक्स्ट डे, तो उसका आप इमेजिन कर सकते हैं रात कैसे बीती होगी, है ना। जो एक अभी ब्रह्मचारी है और कल को वो मुनि बन जाने वाला है। ठीक है ना, तो ऐसी ही कुछ जो भाव हैं वो माटी के भी हैं। ठीक है ना, यह उसका माटी के रूप में अंतिम गात है। गात मतलब शरीर, ठीक है। और आदिम विराट मतलब एक विशालता उसके अंदर आने वाली है। ठीक, और हर्ष अतिरेक से, हर्ष है मतलब इतनी खुशी, अतिरेक होता है मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। हर्ष अतिरेक से उपहार के रूप में कोमल कोपलों की हल्की आभा धुली हरिताभ की साड़ी देता है रात को। इसे पहनकर जाती हुई वह प्रभात को सम्मानित करती है, मंद मुस्कान के साथ रात को बहन सी। ठीक है, तो अभी ये लास्ट लाइन वो वहीं से अभी कंटिन्यू है कि और कैसा लग रहा है वो रात्रि में और क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो उपहार के रूप में जैसे मॉर्निंग ड्यूस होती हैं, है ना,
और वो मॉर्निंग ड्यूज सुबह की जो वो घास पर रहती हैं, तो हर तरफ लेट से ग्रीनरी है, राइट? लेकिन वो ग्रीनरी रात में दिखाई नहीं देती, है ना? वो कब दिखती है? जब हल्की हल्की रोशनी हो जाए। तो क्या कहा कि हल्की आभा धुली हरिताभ की साड़ी, हरे रंग की साड़ी किसने? रात्रि ने, प्रभात ने किसको दी? रात्रि को उपहार में दी। ठीक है। और वह रात्रि क्या करती है? अब वो हरी साड़ी पहन लेती है। ठीक है। जैसे भाई बहन को कुछ देता है और बहन उसको रिस्पेक्ट के लिए क्या करती है? सम्मान देना हो तो क्या करती है? उसको यूज करके दिखाती है कि देखो भाई, तुमने दी थी, मैंने पहन ली, है ना, मेरे काम आ गई। तो इसी तरह से प्रभात ने उसको हरी साड़ी दी। प्रभात के कारण ही ग्रीनरी दिखती है ना? किसको दिख रही है ग्रीनरी? रात्रि को। रात्रि अब नहीं रही वहां पर, उसने पूरे में ग्रीन साड़ी जैसे पहन ली हो। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डीपली उस नेचुरल इन्वायरमेंट को आचार्य श्री ने इमेजिन किया होगा। इतनी ब्यूटीफुली उसको एक्सप्लेन करा जा रहा है कि किस तरह से हरी साड़ी रात्रि ने पहन ली। जैसे भाई बहन को कुछ देता है और बहन उसका सम्मान करती है उसको यूज करके। ठीक है। इधर सरिता में लहरों का बहाना है, चांदी की आभा को जीतती उपहास करती सी, अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं तैरती तैरती तट तक असमर्पित हो रही हैं, माटी के चरणों में सरिता से प्रेषित है। तो क्या चल रहा है? क्योंकि ये माटी कहाँ की है? सरिता के तट की। सरिता मतलब नदी। ठीक है। तो नदी अब क्या दिखा रहे हैं कि नदी भी क्या कर रही है? लहरों के बहाने, जैसे लहरें उठती हैं ना रात्रि के टाइम पर, तो चंद्रमा की रोशनी में वो ऐसी लगती है जैसे सिल्वर का कुछ तैर रहा उस पे। ठीक है ना? तो इस तरह का आभास लिए हुए लहरें जो हैं वो तट तक आ रही हैं, और जैसी वो आती हैं तो भारत में सुबह सुबह के टाइम बहुत ज्यादा फूलों को बहाया जाता है। सुबह सुबह लोग पूजा करते हैं ना अपनी, अपने में तो नहीं रहता है पूजा करके और फूलों को नदी में बहाना, लेकिन कुछ तटों पर, कुछ घाटों पर ऐसा होता है। तो वो जो घाट के फूल हैं वो बहते बहते आगे आए उस सरिता के तट पर, तो ऐसा लग रहा था जैसे अनगिन फूलों की अनगिन मालाएं किस लिए आ रही हैं? समर्पित हो रही हैं माटी के चरणों में। मतलब कि अब वो माटी को महान समझ रही हैं। जैसे कोई पर्सन डिसाइड कर ले कि अब मुझे अपना जीवन परिवर्तित करना है ना? तो हम जैसे किसी ब्रह्मचारी जी की अगर अगले दिन दीक्षा होनी है, तो कितने लोग आ आके उनके दर्शन को, है ना, किसी तरह से बस दर्शन मिल जाएं इन ब्रह्मचारी जी के जिनकी कल दीक्षा हो रही है, तो एक सम्मान देना जैसे। तो ऐसे ही जो सरिता है उसके फूल किनारे पर आकर, क्योंकि माटी क्या है? सरिता तट की माटी है। ठीक। तो सरिता का जो बहकर आने वाले फूल हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि माटी को सम्मानित कर रही हो, समर्पित हो रही हो उसके लिए। ठीक है। यह भी एक दृश्य है, दर्शनीय दृश्य है कि सरिता तट में फेन का बहाना है, दधी छलकाती है, मंगल जनिका हसमुख कलशी हाथ में लेकर खड़े हैं, सरिता तट पे है। मतलब क्या? कि जो सरिता का तट है, ऐसा दर्शनीय, दुर्लभ दर्शनीय दृश्य कि, क्योंकि कवि की नजरों से देख रहे हैं ना हम। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? उसके फेन जो होते हैं ना, झाग से आ जाते हैं जब किनारे पर लहरें बार बार टकराती हैं, तो थोड़ा सा झाग जैसा सफेद सफेद दिखता है। पानी जो होता है ना, कॉर्नर पे जब टकराता है तो सफेद सफेद बन जाता है फेन। वो एक बहाना है किस लिए? जैसे कलश में दही भरा जाता है, दही को मंगल का स्वरूप मानते हैं, कलश की दही को, है ना? जाते समय कई बार कई मूवीज वगैरह में भी देखा अपन ने कि दही खिलाई जाती है ना? तो इसी तरह से सरिता भी जो है अपने कलश में जैसे दही भरकर लाई हो, और
माटी के चरणों में समर्पित कर रही है कि भाई तुम बहुत अच्छे काम के लिए जा रही हो, ये दही मेरी तरफ से। ठीक। और देखो ना, तृण बिंदुओं के मिश उल्लासवती सरिता सी धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उड़मन उमड़न है, और उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन ले डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। तो क्या कह रहे हैं, और देखो ना, मतलब अभी और थोड़ा सा उस एनवायरनमेंट का और उसकी सुंदरता, उसके अंदर जो भाव है ना, उनका वर्णन कर रहे हैं। वह उल्लासवती सरिता सी, सरिता जो नदी है वो बहुत एक्साइटेड है, किसके लिए? माटी के लिए। ठीक है ना। तृण बिंदुओं के मिश, मिश होता है बहाने से, ठीक है, और तृण बिंदु होता है घास के ऊपर पड़ी हुई ओस की बूंदे। तो ओस की बूंदों एक तरह से क्या है, उसके बहाने से वो अपने हृदय की कोमल करुणा जो है उसको दिखा रही है। जैसे ओस की बूंद है बिल्कुल डेलिकेट रहती है, राइट। तो ऐसे ही धरती के कोमल केंद्र में करुणा की उमड़न है। तो आ, जो माटी है, धरती है, जो सरिता के तट की धरती है, उसके अंदर भी क्या है, बिल्कुल उल्लास और करुणा आ रही है। ठीक है। एक अंग अंग, उसके अंग अंग एक अपूर्व पुलकन, अपूर्व मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो ऐसा आनंद, ऐसे आनंद में डूब रहे हैं स्वाभाविक नर्तन में। स्वाभाविक नृत्य, जैसे कोई बिल्कुल खो जाता है ना, जब नृत्य करते करते बिल्कुल खो जाए, तो उसके अंदर का उल्लास देखने लायक होता है। जैसे कि सौधर्म इंद्र ने बालक तीर्थंकर को देखकर आनंद नाटक किया था, है ना। वो रोक नहीं पाया अपने आप को, इस तरह का नर्तन उसने किया। ठीक। ऐसे ही जो धरती है उसके अंदर करुणा का नृत्य चल रहा है। ठीक। आज ओस के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग होश नजर आ रहा है। ये बहुत देखिए अब किस तरह का अलंकार यूज किया गया है। अलंकार होता है किसी भी कवि अपनी ब्यूटिफिकेशन, अलंकार मतलब होता है ब्यूटिफिकेशन बढ़ाना। ठीक। तो अगर हम इन चार लाइनों को एक साथ पढ़ते हैं, चार पैराग्राफ को, आज ओस के कणों में उल्लास उमंग हास दमंग होश नजर आ रहा है। आज जोश के क्षणों में विकास असंग विकास अभंग तोष नजर आ रहा है। यहाँ पर होश, फिर जोश, फिर तोष। आज रोष के मनों में उदास अनंग ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है, और दोष के कणों में त्रास तड़पन तंग रास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त तरीके से उस होश जोश तोष रोष बेहोश दोष कोश, मतलब कितने महान कवि वाली बात है यहाँ पर, कि बात भी कह दी जाए और कविता की सुंदरता भी बनी रहे। थिंक इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, जब रिपीटिशन होती है। ठीक है। तो आज ओस के कणों में, जो अभी बताया, सुबह सुबह की ग्रीनरी, घास पर ओस की बूंदें पड़ी हैं, है ना। तो वहां पर हर तरफ क्या है, उल्लास, जैसे सब चीज में एक एक्साइटमेंट हो, होश नजर आ रहा है। ठीक। आज जोश के क्षणों में प्रकाश असंग, प्रकाश असंग मतलब असंग होता है बिना मिलावट के। ठीक। विकास अभंग, और जो विकास है, जो तेजी है, वो कैसा है, अखंडित। तोष मतलब संतोष। ठीक। तो जोश के क्षणों में जो ब्राइटनेस है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो क्या है, बिल्कुल बिना किसी मिलावट के, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑर्गेनिक स्माइल, एक्साइटमेंट, जो जोश है वो कैसा है, ऑर्गेनिक है। जो उसके चेहरे पर चमक आ रही है ना, वो क्या है, बिल्कुल बिना किसी मिलावट के है। और जो उसके अंदर ग्रोथ हो रही है अब, वो अखंडित है।
और संतोष ही संतोष नजर आ रहा है। आज रोष, रोष होता है खेद खिन्नता, रोष के मनों में उदास अनंग ले नाश का रंग बेहोश नजर आ रहा है। मतलब सब जगह से जैसे उदासी, अगर जिस भी मन में उदासी थी, जैसे माटी की बात चल रही है यहाँ पर, अब माटी के अंदर कहीं पर भी रोष यानी खेद खिन्नता का भाव नहीं है। उससे पहले कैसी थी माटी, हम सबको जानकारी है, राइट? वो अपनी उस शरीर से अपनी च्युति ढूंढ रही थी कि कब मेरी इस शरीर से छुट्टी मिलेगी, अब मुझसे ये जीवन और नहीं जिया जाता। वो इतने डिप्रेस्ड लेवल पर थी, और आज वही उदास मन जो है बेहोश नजर आ रहा है, अब उसमें कहीं पर भी उदासी नहीं है। आज दोष के कणों में त्रास तड़पन तंग, रास का प्रसंग और गुणों का कोश नजर आ रहा। ठीक है, किन में? गुणों का कोश। गुण सबको मालूम है, गुण क्या होते हैं हमारे? क्षमा करना, दया करना, करुणा, है ना, सच बोलना, सत्य, ये सब क्या है? हमारा त्याग करना, ये सब हमारे गुण हैं। और दोष क्या है? जो हमारे क्रोध मान माया लोभ, राइट? तो दोष के कणों में त्रास तड़पन जो है, जो दोष हैं, विकार हैं, वो तड़प रहे हैं। ठीक है, और रास, रास मतलब डेप्रिशिएट हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और गुणों का कोश नजर आ रहा है, और गुण ही गुण फैलते जा रहे हैं जैसे। तो आत्मा के जो गुण हैं, सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है। यहाँ पर जो माटी आगे बढ़ेगी, है ना, वो किसके सहारे बढ़ेगी? आस्था और आचरण के आधार पर, है ना, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। तो उसने अपने जो दोष हैं उनको तो खत्म करने की ठान ली, और गुणों का कोश नजर आ रहा है। ठीक, यात्रा का सूत्रपात है ना आज। पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का, और पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है, हलचली मचती है वहां। अब ये बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है कह लीजिए, या अम, सोच है, बहुत ही अलग यूनिक सोच है कि यात्रा का सूत्रपात है ना आज। मतलब यात्रा की स्टार्टिंग, किसकी यात्रा? माटी की यात्रा। ठीक, पथ के अथ पर, पथ के अथ, अथ होता है आरंभ पर, पथ के अथ पर सुबह हो चुकी है। ठीक है ना, हमने देखा था रात्रि ने अब हरी साड़ी पहन ली है, राइट? तो सुबह हो गई है। अब पथ के अथ पर पहला पद पड़ता है इस पथिक का। पथिक कौन है यहाँ पर? कुम्हार। ठीक है ना, कुम्हार अपना पहला पद रखता है कहाँ से? अपने उपाश्रम में। ठीक, जहां उसका चक्र है, जहां पर उसकी चाक है, राइट, जहां पर उसको वो माटी को लेकर जाना है, वह वहां पर अपना जैसे ही पहला पद रखता है, पथ की इति पर स्पंदन सा कुछ घटता है। लास्ट जहां तक उसको जाना है, राइट, पथ की इति, इति है एंडिंग। ठीक है, तो रास्ता जहां खत्म होना है वहां तक स्पंदन सा कुछ घटता है। जैसे हम कहीं जाने की इच्छा करते हैं कई बार, है ना, और हमारा अगर गोल क्लियर हो, तो कई बार हमारी जो एनर्जी है उस एंडिंग पॉइंट तक, वहां पर रहने वाले लोगों तक भी पहुंच जाती है। इधर से तो हम चलते हैं, और दूसरी तरफ से टेलीपैथी जिसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ टेलीपैथिक उस माटी को महसूस दिया कि पथिक चल पड़ा है। उसका जो स्पंदन था, जमीन का में जो स्पंदन था, वो उसने महसूस किया। हलचली मचती है वहां, और हलचल होने लगी। पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है, विद्युत संयुगपथ, और वह स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है, सादर सविनय पथिक की प्रतीक्षा में, जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। क्या कह रहे हैं?
पथिक की अहिंसक पगतली से संप्रेषण प्रवाहित होता है। तो पथिक कैसा है? मतलब माटी को कैसा फील आ रहा है। धरती माँ ने उसको क्या कहा? अब तुम्हारा कल्याण होने वाला है, तुम्हारा गोल्डन टाइम, स्वर्णिम रूप बनने वाला है। तो स्वर्णिम रूप तो वही बना सकता है ना जिस जो आपके कल्याण के बारे में सोच रहा हो, है ना? जो आपके साथ कुछ जोर जबरदस्ती ना करे, है ना? तो उसको क्या कहेंगे हम? अहिंसक, राइट? जिसके की जो विचार हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो जब वो चल रहा है ना, तो उसके चाल में ही अहिंसक पगतली महसूस दे रही है। माटी को कैसी पगतली फील आ रही है? अहिंसक। तो उससे वो और एक्साइटेड फील कर रही है कि अरे वाह, ये जो पथिक मेरे लिए आ रहा है वो अहिंसक अहिंसक है। ऐसा संप्रेषण, संप्रेषण होता है टेलीपैथी, या जिसे आप रेकी भी कहते हैं। ठीक है, रेकी में भी ऐसे ही कुछ होता है ना। हम एक जगह से बैठकर दूसरे पर्सन को दूर बैठे भी रेकी या एनर्जी हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ सामने वाले को महसूस दे रहा है। इस चीज को अपने को बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो कुछ कहे ना कहे, लेकिन सामने वाले को उसकी वाइब्रेशन महसूस दे जाती है। उसकी ऑरा से निकलती हुई रेस जो है, विद्युत सम युगपत, है ना, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जिसे कहते हैं, वो उसके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। ठीक है ना? जैसे हम किसी मुनि महाराज के सानिध्य में जब जाते हैं, तो एक बार को हम अपना सारा कारोबार सब भूल जाते हैं। हम कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, कुछ याद नहीं रहता। बस शांत मन उन गुरु के चरणों में फील होता है ना? अच्छे-अच्छे दुख को इंसान भूल जाता है। ऐसे ही भगवान महावीर कह लीजिए या तीर्थंकर के समोशरण में कोई भी तिर्यंच है, वो अपनी शत्रुता को भूल जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि ये मेरा दुश्मन भी है ना? तो शेर है तो अपनी क्रूरता भूल जाता है। सर्प है तो नेवले के साथ बैठ जाएगा जाके, उसको पता ही नहीं रहता। तो ये क्या है? एक तरह का संप्रेषण प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो बहुत स्ट्रांग होगा। जो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ऑरा कह लीजिए, या उतना एरिया जो है उतना ही सूदिंग होगा। ठीक? तो ऐसी ही कुछ संप्रेषण, ऐसा ही कुछ विद्युत सम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है, उस माटी को भी फील हुआ। किस तरह का फील आई उसको? अहिंसक पगतली। ठीक? तो ये चीज हमें बहुत समझने की है, क्योंकि अभी आगे उसी के बारे में कुछ बार बार बताया जाएगा, इस संप्रेषण के बारे में, कि हमारे विचार, हमारी सोच हर समय वाइब्रेट करती है। हम हमारे मन में अगर किसी के लिए बुरे भाव आ रहे हैं, तो सामने वाले को रियलाइजेशन में आ जाता है कि कुछ तो है, उसके मन के विचार भी बदल जाते हैं। हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो हमारा शत्रु के बारे में भी अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, तो उसकी सोच भी हमारे लिए अच्छी हो सकती है। वो अलग बात है कि डिपेंड करता है वो कितना बड़ा शत्रु हमें मानता है, तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन डिफरेंस आएगा ज़रूर। ठीक है ना? क्योंकि वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। हम अपने यहाँ पर बैठे हुए अपने जो भारत के सगे-संबंधी हैं, है ना? उन तक अपनी भावनाओं को प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है ना? संप्रेषण वही चीज़ है, भेजना, प्रवाहित करना। ठीक? स्वयं सफलता श्री पथ की इति पर उठ खड़ी है। मतलब कि अब उसका जो अ, माटी है, उसका सफलता मतलब उसकी सक्सेस ऑलमोस्ट वहां पर उसको मिलने वाली है। तो पथ की इति, अगेन सेम पहले भी आया था, पथ की इति, इति मतलब एंडिंग। जहां वो माटी है वो क्या है? पथ की इति। पथ की इति पर उठ खड़ी है ना? वैसे तो माटी एज सच कुछ नहीं उठ सकती, लेकिन यहाँ पर माटी को एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है ना?
तो पथ की इति पर वह माटी स्वयं खड़ी है, किसके लिए? सादर सविनय, पथिक की प्रतीक्षा में। ठीक, क्योंकि सारी रात्रि उसने बड़ी मुश्किल से निकाली। जो निराशता का पान कर सोती हुई समय काट रही थी युगों युगों से। युगों युगों से माटी की कहानी है ये, है ना? और युगों युगों से वो पद दलिता बनी हुई और अपने बस समय को काट रही थी। ठीक, तो निराशा में ही जीवन जीती आ रही थी, लेकिन अब वो पथिक की प्रतीक्षा सादर सविनय के साथ उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसे महसूस क्या दिया? अहिंसक पगतली। ठीक है ना? तो ये ऐसी फीलिंग आना क्या दिखा रहा है? कि पथिक के विचार बहुत अच्छे हैं, कुंभकार के विचार बहुत अच्छे हैं, उसका हृदय अच्छा है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि माटी क्या करने जा रही है? माटी अपने आप को समर्पित करने जा रही है, और समर्पण कर रही है और विश्वास ना हो तो, राइट? तो उसको कैसा फील आ रहा है कि अब जो ये पथिक है, ये वाकई में मैंने जैसा चाहा है, जैसा मैंने समझा है, सोचा है, वैसा ही है। तो उसकी जो वाइब्रेशन उस तक पहुंच रही है, उससे उसको कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है, उसके अंदर विनय और बढ़ रहा है ना? तो जो अहिंसक पगतली के कारण उसको पता चल रहा है, उस सप्रेशन से उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जो पथिक है, ये मेरी टेक केयर करेगा, अब मेरी सफलता निश्चित है। ठीक है ना? और फिर क्या कहा? विचारों के ऐक्य से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। तो क्या कहा? विचारों के ऐक्य से, ऐक्य होता है एकता, सिमिलर। तो किसके विचारों की यहाँ पर बात हो रही है? माटी के और पथिक के। ठीक है? तो जो संप्रेषण दे रहा है और जो संप्रेषण ले रहा है, जो हीलिंग दे रहा है और जो ले रहा है, अगर दोनों के विचार मिलते हैं और आचार के साम्य से, मतलब कि दोनों एक ही पेज पर हैं, एक देना चाहता है और एक लेना चाहता है, तो क्या होगा? जो हीलिंग है, संप्रेषण है, जो भी वाइब्रेशन भेजी जा रही है, वो वर्क करेगी। ठीक, अन्यथा क्या होगा? विकार आ जाएगा, वो वर्क नहीं करेगी। कब नहीं करती? जब एक तरफ से तो अच्छे विचार जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला अपने विचारों को उसके अकॉर्डिंगली सेम पेज पर नहीं ला रहा, या तो वो रेडी नहीं है उस संप्रेषण को लेने के लिए, या वो गलत सोच वाला पर्सन है, उसको विश्वास ही नहीं है कि सामने वाला मुझे अच्छे विचार दे सकता है, अच्छी वाइब्रेशन दे सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये एक बहुत बड़ा साइंस है। इसके बारे में मुझे कुछ एक्चुअली बताना भी है। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर। ठीक है, तो ये विचार के ऐक्य होना वहां पर जरूरी है। सिमिलर विचार नहीं हुए तो संप्रेषण वर्क नहीं करेगा। ठीक, बिना बिखराव उपयोग की धारा का दृढ़ तटों से संयत सरकन शीला सरता सी लक्ष्य की ओर बढ़ना ही संप्रेषण का सही स्वरूप है। संप्रेषण का सही स्वरूप का बताने का क्या मतलब है? कि जब फोकस के साथ, गोल सेटिंग के साथ, इंटेंशन के साथ, कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, इस सेटिंग के साथ वो अपना फोकस उस जगह पर बनाए रहता है। क्या कहा यहाँ पर? जो बिना बिखराव के उपयोग की धारा, उपयोग मतलब फोकस, राइट? हमारा उपयोग की तरह है, बिना बिखराव, उसके में कोई टूट ना जाए, कुछ दृढ़ तटों से, मतलब दृढ़ता के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ, बिना उसमें डिस्ट्रैक्शन, डिस्टरबेंस आए, अगर वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, वही संप्रेषण का सही स्वरूप है। जैसे एक नदी है, वो अपने अम, आगे तक सागर में जाकर उसे जब मिलना है तो वो कैसे मिलती है? अपने दोनों तटों की सीमा में रहकर,
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाती है। अगर सोचिए नदी के तट ना हो, है ना? नदी कहीं पर भी फैल जाए, तो क्या वो कभी भी सागर की तरफ बढ़ पाएगी? वो तो सारे में ही बढ़ जाएगी ना, बाढ़ टाइप की जिसे कहते हैं अपन, है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो संप्रेषण भी तभी काम करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें बता दी संप्रेषण के लिए। एक तो अहिंसक पगतली होगी तो संप्रेषण प्रवाहित होता है। मतलब कि जो संप्रेषण देने वाला है, उसके अंदर अगर अच्छे भाव होंगे, तभी वो इस हीलिंग प्रोसेस को या दूसरे के कल्याण की भाव जो होते हैं, जैसे एक गुरु के शिष्य के प्रति, है ना, अच्छी भावना होगी, तभी वो कुछ उसको एनर्जी दे पाएगा। बहुत कुछ टेक केयर करना पड़ता है गुरु को शिष्य के लिए, है ना? अपन ने पहले भी पढ़ा था कि मेहनत किसको करनी है अब? गुरु को करनी है। शिष्य को क्या करना है? सिर्फ उसने तो समर्पण कर दिया, उसका काम खत्म, है ना? तो अब जो समर्पण है वो तब तक नहीं आता जब तक कि दृढ़ता ना हो, उसमें विश्वास ना हो, ऐक्य, विचारों का ऐक्य होना जरूरी है, ठीक? और उसका फोकस्ड होना जरूरी है। जितना ज्यादा फोकस के साथ संप्रेषण होगा वही सही स्वरूप है, ठीक है ना? तो हर जगह, हर एक चीज में हमारी इंटेंशन मैटर करती है। हम इंटेंशन को डिसाइड करते हैं, हमारा हाँ हमें ये करना है। जैसे पथिक को उस माटी को एक रूप देना है, तो ये उसका इंटेंशन है ना? और वो इंटेंशन अच्छी है, इसलिए माटी को वो अहिंसक फीलिंग में आ रही है, ठीक है ना? इंटेंशन बुरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बुरी इंटेंशन की बात नहीं की जा रही। संप्रेषण क्या है? अच्छा ही है, क्योंकि अगर बुरा होगा तो फिर वो क्या होगा? विकारी हो जाएगा, ठीक है ना? अगर किसी एक में भी खराब विचार होंगे, इंटेंशन खराब होगी, तो वो संप्रेषण वर्क नहीं करेगा, वो कार्य नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, इस विषय में विशेष बात यह है कि संप्रेष्य के प्रति कभी भूल कर भी अधिकार का भाव आना संप्रेषण का दुरुपयोग है, वह फलीभूत भी नहीं होता। और सहकार का भाव आना सदुपयोग है, सार्थक है। और थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है यहाँ पर उस वाइब्रेशन की, उस एनर्जी की, उस ऑरा की, कि अगर देने वाला जो संप्रेषक जो संप्रेषण कर रहा है, संप्रेषण क्या है? बेसिकली वह हीलिंग एनर्जी, ठीक है? संप्रेष्य क्या है? जो उसे रिसीव कर रहा है, रिसीवर, है ना? और संप्रेषक जो उसको दे रहा है, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं कि कभी भूल कर भी संप्रेष्य के प्रति अधिकार का भाव नहीं आना चाहिए, कि इसकी लाइफ को मैं जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, ऐसा भाव ना आए, ठीक है ना? तो एक बहुत एक ये साइंस है अपने आप में, कि अगर अहंकार आ गया तो फिर वो वर्क नहीं करता। आपको जो देने वाला है उसको भी क्या मानना होगा? सहकार का भाव। सहकार का भाव जो है जैन साधना में बहुत बड़ा भाव है। सहकार का भाव क्या होता है? कि मैं इसके काम आऊं, मैं इसका सहयोगी बनूं, बस इतना, है ना? तो किसी भी जो हीलिंग प्रोसेस होता है, उसमें हम खुद अपनी अहंकारता नहीं रख सकते कि हमने किसी को हील किया। हम उसकी हीलिंग में निमित्त बने, बस इतने तक भाव वो रख सकता है, ठीक है ना? वो अगर ये भाव कर ले कि मैंने इसको ठीक किया, मैं कारण था ये, है ना? तो फिर वो उसका इफेक्ट नहीं होगा। क्या कहा? फलीभूत भी नहीं होता। और क्या हो जाएगा? ये संप्रेषण का दुरुपयोग है, क्योंकि संप्रेषण किसका किया जाता है? यूनिवर्सल एनर्जी का, राइट? एंड विच इज अवेलेबल टू एनीवन। यू कैन नॉट शो योर राइट ऑन इट कि मेरा है, वो किसी का भी है, जो चाहे उसको यूज कर सकता है ना? आपने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इसको यूज करके दूसरों को दूं, तो आप उसको
अधिकार का भाव, जो चीज फ्री है उसको आप अधिकार नहीं दिखा सकते। आप क्या भाव रख सकते हैं? सहकार का भाव। मैं किसी की हीलिंग में सहायक बनूं। ठीक है ना? संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों का पौध पुष्ट संपुष्ट होता है, उल्लास पाता है। संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। संप्रेषण वह खाद है मतलब एक तरह की मेन्यूर है ना? किसके लिए? जिससे कि अच्छी फीलिंग्स हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक पर्सन अपने यूनिवर्सल जो अच्छी फीलिंग्स हैं, अच्छी एनर्जी है, उसको जिसके की तकलीफ में है, जो जिसके की एनर्जी कह लीजिए, अच्छी एनर्जी डिप्लीट हो गई है ना? उसको पहुंचानी है। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा? वो सामने वाला भी पुष्ट संपुष्ट हो जाएगा। तो संप्रेषण क्या हो गया? एक तरह की खाद है जिससे कि वह पौधा अब अच्छा फील कर रहा है। ठीक है ना? और संप्रेषण वह स्वाद है जिससे कि तत्वों का बोध तुष्ट संतुष्ट होता है, प्रकाश पाता है। ठीक है ना? तो इससे तत्वों का बोध होने से वो अंदर में क्या अपने आप को संतुष्ट पाएगा और प्रकाश मतलब इनलाइटन हो सकता है उस एनर्जी, उस ऑरा में। वो जैसे अब बोलते हैं ना अपन कि समोशरण के जो गंध कुटी है, उसमें जो भी जीव जाता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है। तो इतना स्ट्रांग वहां का ऑरा हो जाता है। भगवान का ऑरा ऐसा रहता है जहां भगवान के विहार जहां जहां हो वहां 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता। 6 ऋतु के फल जो हैं पेड़ों पर आ जाते हैं। कहीं पर भी कोई आदि व्याधि नहीं रहती, क्योंकि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है ना? तत्वों का बोध हो सकता है, यानी सम्यक दर्शन भी पा सकता है। इतना स्ट्रांग यह संप्रेषण नाम की चीज होती है। हाँ हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। परंतु बाद में स्थिति इससे विपरीत है। ठीक है? तो अभी यहीं तक रखेंगे अपना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अम, इसे भी स्वीकारना होगा। वो चीज इमीडिएटली वर्क कर जाए ऐसा नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा लग सकता है कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं है ना? लेकिन अपने को उस चीज से भी निस्सार लगेगा, लेकिन वो होता नहीं है निस्सार। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो होता ही है। ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन लेने वाले और देने वाले के विचार। देने वाला जितना सरल हृदय, जितना क्लियर हार्ट का होगा, वो उतनी ही तेजी से जो है संप्रेषण या हीलिंग दे पाता है। ठीक है ना? तो कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। सब कुछ बड़ा नेचुरल सा लगने लगता है। ठीक है ना? तो देने वाले के लिए भी स्टार्टिंग स्टेज जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। फिर जितना जितना देता जाता है उसकी जो है चैनल और इम्प्रूव होते जाते हैं। ठीक है ना? तो सेम सिचुएशन दोनों के साथ अप्लाई होती है। तो संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है। ठीक है ना? लेकिन बाद की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। ठीक है? तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए। यहां तक के किसी को कुछ शेयर करना है? क्लियर हुआ आज का टॉपिक? आप भी कुछ कह रहे थे ना कि संप्रेषण या टेलीपैथी के बारे में कुछ शेयर हाँ करें। हाँ 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 हाँ। उससे पहले कोई क्वेश्चन किसी को? इसमें चारू दीदी, हम्म। जैसे इसमें दोनों तरफ से लेन देन है, तो हीलिंग प्रोसेस में जरूरी है कि सामने वाले को पता हो कि उसको हीलिंग थेरेपी दी जा रही है।
या नहीं पता है तो भी आती है क्या ऐसे एनर्जीज? हाँ, दोनों तरह से काम कर सकती है अगर इंटेंशन अच्छी है ना। जो सामने वाले के अच्छे के लिए अगर हीलिंग प्रोसेस दिया जा रहा है तो वो वर्क करती है उसकी जानकारी के बिना भी। नॉर्मली जानकारी हो तो वर्क जल्दी करती है, क्योंकि दोनों की तरफ से सेम विचारों का ऐक्य, जिसे पहले बताया ना, यहाँ पर विचारों का ऐक्य होने से जो है संप्रेषण अच्छा चलता है। ठीक है ना। हम्म हम्म, तो ठीक। yeah, the thing I wanted to share is